हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला, जिसमें हमने कल पढ़ा था स्वर और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे क, कैसे बना क प्लस आ से मिलकर का बना। जो भी व्यंजन होंगे उनमें कोई ना कोई स्वर मिला हुआ होता है, जैसे कि आ मिला हुआ होता है। सभी व्यंजन में आ मिला हुआ होता है, तभी उसका पूर्ण उच्चारण निकलता है। ठीक है, नहीं तो वो आधा होता है। ठीक, तो देख लेते हैं व्यंजन क्या क्या है। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, ते, थे, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये, रे, ले, वे, शे, से, है, ढे, ढे, शे, त्रे, गे, ज्ञानी, श्रे। तो ये क्या होते हैं? ये हैं हमारे व्यंजन। तो क्या थे ये? व्यंजन। ठीक, यदि हम इसका अर्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो हम व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे का, इसका अर्ध उच्चारण आधा का बन जाता है, और अगर इसके साथ आ मिल जाएगा तो वो पूर्ण व्यंजन बन जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मौखिक उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33, यानी 33। और 33 ये कैसे हुई? जिसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 और ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। स्पर्श व्यंजन 25 कौन से होते हैं? क से म तक। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? 4, जो कि क्या है? य, र, ल, व। इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4, श, से, स, ह। ठीक, तो कुल कितने हो गए? 33 व्यंजन। किस आधार पर? मौखिक उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 या 39। वो 39 कैसे हुई? स्पर्श व्यंजन प्लस अंतस्थ प्लस ऊष्म 33 हो गए। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन और 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनको द्विगुण भी कहते हैं, जो कि कुल मिलाकर हो जाते हैं 39। तो अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए मौखिक उच्चारण के आधार पर 33 और लेखन आधार पर 39। ठीक है, अब इसमें आपने वर्णमाला में या फिर हिंदी में प्रयोग करते हुए कुछ ये वर्ण सुने होंगे, क, ग, ज, फ। ये जिनके नीचे ये पॉइंट लगा रहता है, तो इनको क्या कहते हैं? ये विदेशी भाषाओं से आए हैं, इसलिए इन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? आगत ध्वनियां। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देकर कि इनमें से कौन सी आगत ध्वनियां हैं, तो जिनमें नीचे ये बिंदु लगा हुआ होगा वो आगत ध्वनियां होती है। ठीक है, ठीक, तो ये आगत ध्वनि हो गई। अब देख लेते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के आधार पर हम इनको बांटते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, चलिए इनको हम विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? 25। 5 के 5 वर्ग होते हैं इसमें। प्रत्येक समूह को प्रथम व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं समूह क्या है। देखिए वर्ग, और यहाँ पर उच्चारण स्थान, और ये इनका क्रम। तो वर्ग में सबसे पहले आता है क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अण, जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अब देखिए, जब हम अपने कंठ पर, मतलब अपने गले पर जो हमारा ये उभरा हुआ सा एक होता है, तो इस पर हम उंगली रखकर जब हम इन वर्णों का
उच्चारण करते हैं तो वो कंपन करते हैं। आप रख कर देखिए और बोलिए क ख ग घ अणा, हुआ कंपन। तो इसलिए ये कौन कहाँ की ध्वनि हो गई, कंठ की। देखिए याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक, प्रैक्टिकली देखना है यहाँ पर। दूसरा आता है च वर्ग। च वर्ग च छ ज झ अण, ये कहाँ से होता है, तालु। तालु कहाँ होता है, दांत के पीछे, मसूड़ों के पीछे, जो जहां पर जीभ हमारी जाकर अगर लगे तो वो तालु होता है। तो आप बोलकर देखिए च, तो जीभ जाकर ऊपर लग रही है वहां दांतों के पीछे, मसूड़ों के पास। तो आप बोलिए च छ ज झ अण, गई जीभ वहां पर, तो इसका मतलब ये कौन से हो गए, तालु। ठीक है, आगे आता है ट वर्ग। ट ट ठ ड ढ अण, ये क्या होता है, मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धा किसको कहते हैं, जो हमारी जीभ जब पलटकर ऊपर जाकर लगे, हमारे मुंह में ऊपर जाकर लगे। तो देखिए, बोलकर देखिए ट, तो जीभ कहां पर गई, ऊपर गई ना, बोलिए ट ठ ड ढ अण, गई जीभ ऊपर। तो इसलिए ये कौन से वर्ग के, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य। ठीक है, ता वर्ग। ता वर्ग त थ द ध न, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। तो इसमें क्या होगा, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ दांतों पर जाकर टकराएगी। बोलकर देखिए त, कहाँ गई जीभ, दांत के पास गई ना, त थ द ध न, वहां पर टच हुई, किस पर, दांतों पर, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत। बोलिए त थ द ध न। ठीक है, फिर आगे आता है पा वर्ग। पा वर्ग में प फ ब भ म, ये क्या होता है, ओष्ठों से। जब आप इनको बोलेंगे तो हमारे ओष्ठ बंद होंगे। पा, तो ओष्ठ, जीभ पर, जीभ तो कहीं पर जाकर नहीं लग रही, बस हमारे ओष्ठों पर प्रभाव पड़ रहा है, होठों पर। बोलिए प फ ब भ म, तो होठों से बोल रहे हैं हम इनको, इसलिए इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ठीक है, समझ में आया। ये क्या थे, स्पर्श व्यंजन, जो कि कुल 25 थे, 5-5 के वर्ग थे, हमने देख लिया। और इनको हम, जो भी हमारे ये होते हैं, तो इनको हम फर्स्ट, जो पहला अक्षर होता है उसके नाम से हम इस समूह को जानते हैं। जैसे का वर्ग, तो का वर्ग अगर आएगा तो ये पूरा ही 1 से लेकर 5 तक के सारे हमारे का वर्ग में आएंगे। और इनका उच्चारण स्थान भी हमने देख लिया, कैसे, हमने अपना प्रैक्टिकली बोलकर। तो आपको भी इसी तरीके से बार बार इनको बोलकर देखना है, तो जहां से भी उच्चारण होगा वही इसका उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, और आपको ये भी याद करना है कि कौन से वर्ग में है, और ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा समूह आ रहा है और वर्ग कौन सा है। ठीक, चलिए एक चीज यहाँ पर नोट करके देख लीजिए कि जो च वर्ग होता है, च वर्ग कौन सा था, ये वाला, च छ ज झ अण। च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस वर्ग को, स्पर्श संघर्षी। बहुत बार क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो आपको याद रखना है, जो च वर्ग है उसमें जो च छ ज झ है उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन है इनके 5वें वर्ग को, 5वें वर्ग कौन सा है, 5वां समूह, ये वाला, अणे 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 न म, इनको पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पंचमाक्षर। जब हमसे ये पूछा जाए कि निम्न में से पंचमाक्षर कौन सा है, तो हमें याद रखना है जो 5वां समूह था सभी वर्गों का, तो वो सभी क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये थे स्पर्श व्यंजन, कुल कितने थे, 25, क से म तक। ठीक है, आगे दूसरा हमारा आता है अब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4, जो कि कौन कौन से हैं, य र ल व। यह जो है य, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। आप बोलकर देखिए ये, तो जीभ हमारी तालु के पास जा रही है, ये। रे, रे का जो उच्चारण स्थान है वो होता है बत्सर्य। बत्सर्य किसको कहते हैं, दंत मूल, या जिसको मसूड़ा कहते हैं। मतलब जब हम बोलिए आप र, तो जीभ पलटकर ऊपर जाकर हम मसूड़े पर टकराएगी, तो इसलिए हम इसका उच्चारण स्थान होता है बत्सर्य। ठीक,
और जो रा होता है, रा को लुंठित या प्रकंपित भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि लुंठित या प्रकंपित किस व्यंजन को कहते हैं, तो वो होता है र। ठीक है, आगे आता है ल। ला जो है इसका भी उच्चारण स्थान वत्सर्य होता है, और ला को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं, ला को कहते हैं। ठीक है, आगे आता है वे। वे का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ है, मतलब दंत प्लस ओष्ठ दोनों से टकराती है जब उच्चारण होता है, तब हम इसलिए हम इसको दंतोष्ठ कहते हैं। आप बोलकर देखिए वे, तो दांत भी हमारे होठों यहाँ पर टकराना है बोलते हुए वे, तो इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन में जो एक तो य और एक व, इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन दोनों को, अर्धस्वर। ठीक, तो इतना ही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अर्धस्वर कौन से हैं, तो य और व, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है, जिनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए अब आप अपने हाथ को अपने मुंह के सामने रखिए और बोलिए श श स है। तो आपने जब इनको बोला तो मुंह से गर्म वायु निकली जो आपके हाथ पर टकराई। फिर से बोलकर देखिए श स से ह निकली, तो इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श का उच्चारण स्थान होता है तालव्य, श का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, और स का उच्चारण स्थान होता है वत्सर्य, और ह होता है हमारा कंठ। ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि हाँ हमें ये किस तरीके से देखना है कि कहाँ पर उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, आप एक बार इसको फिर से करके देखना। ठीक है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। ठीक, आगे हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4। पहला श। श कैसे बना, क प्लस श से मिलकर बना। ये वाला जो हमारा होगा फर्स्ट वाला वर्ण, पहला वाला, वो हमारा आधा होगा और दूसरा पूरा होगा, ये आपको याद रखना है। तो श किससे मिलकर बना, क प्लस श से। त्र किससे मिलकर बना, त प्लस र से। ज्ञानी किससे मिलकर बना, ज प्लस अण से। श किससे मिलकर बना, श प्लस र से। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा व्यंजन किसके मेल से बना, तभी तो हमने इसको संयुक्त व्यंजन कहा, जब दो व्यंजनों के मेल से ये बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है। श बना है क प्लस श से, त्र बना है त प्लस र से, ज्ञानी बना है ज प्लस अण से, और श्रेय बना है श्रेय प्लस र से। ठीक है, और जो पहला वर्ण होगा वो हमारा आधा होगा और दूसरा पूरा होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे आता है द्विगुण, या इसको हम कहते हैं उच्छिप्त या फिर नव विकसित व्यंजन, जिनका अभी अभी विकास हुआ है, नव विकसित है। वो केवल लिखित भाषा में ही होते हैं। ये व्यंजन किस में होते हैं, केवल लिखित भाषा में। इनकी संख्या 2 होती है, अण और ढ। ठीक, अब आपने देखा अभी पहले कि पहले हमने स्पर्श व्यंजन देखा, कुल 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कुल 4, ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। अब हम देख लेते हैं प्राणवायु या उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। अभी हमने देखा व्यंजन के 5 प्रकार से भेद कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्राणवायु या उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर, जो कि कितने 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो अल्प प्राण होते हैं अपने वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। अब ये पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा, तो जब मैंने यहाँ पर आपको स्पर्श व्यंजन बताया था तो ये आपको बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये वर्ण है, वर्ग है। ठीक, तो पहला, तीसरा, पांचवा यही तो होगा अल्प प्राण। तो पहले में जितने भी हैं क, च, ट, त, प, तीसरे में ग, ज, ण, द, ब, पांचवे में अण, ण, न, म, तो ये कौन से हैं, अल्प प्राण हैं। तो ये आपको क्रम याद रखना है। तो अपने वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। कौन कौन से हमने देख लिया, क, ग, ड, च, ज, ण, ट, ड, ण, त, द, न, प, व, म। ठीक, एक तो वो होता है अल्प प्राण।
दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से थे, अभी पीछे पढ़े थे हमने, य, र, ल, व, ये सभी भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और जो सभी स्वर हैं वो सब भी अल्प प्राण ही होते हैं। अब देखिए अल्प प्राण क्या है, जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, कम वायु निकलती है, इसलिए उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। हमने देख लिया पहला तीसरा पांचवा वर्ण होता है। दूसरी बात हम इनको बोलकर भी देख सकते हैं, हमने बोला क, ग, अण, तो देखा ना आपने कम वायु निकली, तो इसलिए इनको अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है महाप्राण, जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती हो। और महाप्राण कौन से होते हैं, अपने वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, जो कि क्या है, महाप्राण। पहला तीसरा पांचवा तो अल्प था, और इसमें दूसरा चौथा है महाप्राण, जो कि क्या है, ख, घ, छ, ज, झ, ठे, ढे, थे, धे, फे, भे। तो आप इनको बोलकर भी देख सकते हैं, वायु अधिक निकल रही है। मुंह के सामने अपना हाथ रखिए और बोलिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। अधिक वायु निकली ना। और यहाँ पर क, ग कम निकल रही थी, और हमने बोला जब ख, घ अधिक निकली, तो इसलिए ये महाप्राण और ये अल्प प्राण। ठीक है। बाकी ये भी याद रखना है कि दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। ठीक है। और जो होता है ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह, ये भी क्या होता है, महाप्राण होता है, क्योंकि इनके उच्चारण में भी अधिक वायु निकलती है। ठीक। तो अल्प प्राण और महाप्राण देख लिए, जिनमें कम वायु निकले और जिनमें अधिक निकले वो महाप्राण, कम निकले तो अल्प प्राण। अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा वर्ण और महाप्राण दूसरा चौथा वर्ण। और जितने भी अंतस्थ व्यंजन है वो अल्प प्राण, और जितने भी ऊष्म व्यंजन है वो महाप्राण। ठीक है। और जो स्वर है वो भी अल्प प्राण होते हैं। आगे देख लेते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या है, अपने वर्ग के पहले व दूसरे वर्ण व्यंजन अघोष होते हैं, पहला और दूसरा, जो कि क्या है, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो अपने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जो कि क्या है, अघोष व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन के जो तीन व्यंजन हो, वर्ण हो, श, स और स, ये तीनों ही अघोष व्यंजन होते हैं। सघोष अपने वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सघोष होता है। पहला दूसरा तो अघोष हो गया था, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष, जो कि क्या है, ग, घ, अण, ज, झ, अण, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म। तो ये सघोष हो जाते हैं। और जितने भी अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, वो सभी क्या होते हैं, सघोष। और ऊष्म का जो ह है वो होता है सघोष, और श, श, श होता है अघोष, और सभी स्वर भी सघोष व्यंजन सघोष होते हैं। तो ठीक, आपने देखा कि अघोष मतलब क्या है, जहां पर स्वर तंत्रियां कंपन कम करती हूं उनको अघोष कहते हैं, मतलब ना करती हूं। और जहां पर कंपन करती हैं उसको सघोष कहते हैं। तो पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन भी सघोष, और ऊष्म व्यंजन के जो तीन वर्ण हैं वो अघोष होते हैं। ठीक, आपको याद रखना है। ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि क्या है, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। एक आपने सुना होगा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, दो समान व्यंजन एक साथ हो जहां पर, उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे हक्का, बक्का, दिल्ली, कुत्ता आदि। तो दो व्यंजन एक साथ है जहां पर रिपीट हो, फिर से वो दिया गया हो उसमें, तो उसको द्वित्व मतलब दो, द्वित्व व्यंजन जहां पर कहते हैं इनको। ठीक है। फिर एक होता है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण किसको कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, ह को। ठीक। सवर्ण भी आप पढ़ेंगे तो उसको क्या, वो किसको कहते हैं, सवर्ण। एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण को सवर्ण कहा जाता है, सवर्ण। ठीक। एक ही उच्चारण स्थान मतलब जो कंठ से जितने भी बोले जाते हैं उन सबको हम सवर्ण कहेंगे। इसी तरह आगे तालु, दंतोष्ठ, मतलब एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों को हम सवर्ण कहते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे व्यंजन जो कि आपने देखा क्या क्या थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्यंजन हमने देखा क से
म तक तो स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, फिर ये अंतस्थ, फिर ऊष्म, फिर ये होता है उच्चिप्त और ये होता है संयुक्त व्यंजन। ये हमारे कुल व्यंजन होते हैं। मौखिक उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 33 होती है और इस लेखन के आधार पर इनकी संख्या 39 होती है। हम ये भी देख चुके हैं कि 39 कैसे हुई। ठीक है। आगत ध्वनियां किसको कहते हैं? क, ग, ज, फ। जिनके नीचे जो ध्वनियां विदेशी भाषाओं से आई हैं, जिनके नीचे ये बिंदु लगा रहता है, उनको आगत ध्वनियां कहते हैं। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था स्पर्श व्यंजन, जो कि क्या है? क से मा तक। ये क्रम आपको इसी तरीके से याद कर लेना है और अपनी नोटबुक में इसी तरीके से टेबल बना लेनी है। ठीक है। जो च वर्ग होता है उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन का जो 5वें वर्ण होते हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। अर्धस्वर किसको कहते हैं? य और व को। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं, स, श, श, स, ह। ठीक। उसके बाद संयुक्त व्यंजन वो भी 4 होते हैं, हमने देखा श, त्र, ज्ञ, ज्ञानी, श्र। द्विगुण या उच्चिप्त व्यंजन किनको कहते हैं? इनकी संख्या 2 होती है और ये केवल लिखित भाषा में ही होती है। प्राणवायु या उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर 2 होती हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण दूसरा, चौथा। बाकी हम बोल कर भी देखेंगे इनको। जहां से वायु अधिक कम निकलेगी वो अल्प प्राण, अधिक निकलेगी वो महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण और ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण। आगे हमने देखा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। अघोष अपने वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, सघोष अपने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। और ऊष्म व्यंजन के 3 श, स, स ये होते हैं अघोष और सघोष। एक ऊष्म व्यंजन का ह और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ये क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक। इस तरीके से आपकी यहाँ पर वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने स्वर भी पढ़ लिए और व्यंजन भी पढ़ लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको कोई टॉपिक इसमें से या कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक। ओके, थैंक यू।